वेलकम टू द क्लास 8। अभी तक हमने व्याकरण वीथी बुक में, जो कि आपकी ग्रामर की बुक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा, बोली, लिपि इत्यादि के विषय में पढ़ा था। उसी में एक पार्ट था व्याकरण। व्याकरण में जिन स्तरों पर हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, उनमें से फर्स्ट पॉइंट है वर्ण विचार, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में है। वर्ण विचार। हम सब जब भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसके वर्ण सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में आप ABCD या फिर आप उसको अ ब क ड के हिसाब से, और हिंदी में अ आ छोटी बड़ी या अ आ ई के हिसाब से हम उसको याद करते हैं। तो आज हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है वर्ण विचार। वर्ण की प्रमुख बात जो है या विशेषताएं हैं वो क्या है कि ये भाषा की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई होती है, और इसका और ज़्यादा छोटा टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, मतलब और छोटा नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या बनते हैं? शब्द। ठीक है, जब वर्णों को मिलाया जाता है और वर्ण व्यवस्थित रूप से मिलते हैं तो उन वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, और उस शब्द का कोई अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वर्ण क्लियर हो गया होगा आपको। अब है वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला, यानी वर्णों का समूह। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अगर हम वर्णों को देखते हैं तो इनके 2 भेद किए जा सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। देखिए, अब हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। स्वर: अ आ इ ई उ ऊ रे रे ए ऐ ओ औ। ये हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला के ये 11 स्वर हैं। देन है अंग और अह, ये 2 हैं। इनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्वर का परिचय। देन हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम उसको अभी देखते हैं किस तरह से है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम व्यंजन कहते किसे हैं। ठीक है, तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे जो ध्वनि आती है वो स्वर की आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क तो इसमें अ की साउंड आ रही है, का तो इसमें आ की साउंड भी आ रही है। तो इसका मतलब हुआ व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण पर स्वर की आवाज भी आती है। इसी तरह से स्वर क्या हुए? स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतः बोले जाते हैं और जो जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है, ये वर्णमाला में अब हम व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 लेटर्स हैं यानी वर्ण हैं जिनको कि एक पंक्ति में लिखा जाता है, और इसको नाम दिया गया है क वर्ग। और इसके व्यंजन हैं क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में इसी प्रकार से 5 व्यंजन हैं। ट वर्ग में इसी तरह से ट, ठ, ड, ढ ढक्कन वाला और अणा है। इसके अतिरिक्त ड़ और ढ, इनको हम बिंदी के साथ भी प्रयोग करते हैं, यानी कि इस चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं। इसी तरह से त वर्ग, प वर्ग के व्यंजन आते हैं। त, थ, द, ध, न। इसी तरह से प, फ, ब, भ, म। देन
यर, लव, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अक्ष, त्र, य और श्रमिक का श्रव आता है। आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो किसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में समाहित कर ली गई हैं, जिसके अंतर्गत ज, फ और अ ध्वनि को शामिल किया जाता है। ठीक है, एक बार ये हमने वर्णमाला का आपको परिचय दिया है। इसी तरह से आपकी पुस्तक के अनुसार, बाकी तो हम जूम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार और बता देते हैं आपको। स्वर के भेद जब हम करते हैं तो वे हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। हर्ष स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये अ, ई, उ और रे, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद है पलुत स्वर। पलुत स्वर जब हम देखते हैं तो इसमें आप उदाहरण देखिए, इसमें लिखा हुआ है ओम। बीच में जो चिन्ह है जो 3 की तरह है, हिंदी के जब डिजिट्स लिखते हैं उसमें 3 जैसे लिखा जाता है, 3 यानी कि उसकी तरह है। तो जब किसी स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का जो पार्ट है वो है आपका मात्रा के रूप में। ठीक है, व्यंजन के साथ जब स्वर मिलते हैं तो उन्हें मात्रा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको जूम क्लास में भी कराऊंगी, आप एक बार देख लीजिए। इसमें जैसे अ में साइन फॉर मात्रा डैश किया हुआ है, यानी कि अ की ध्वनि मूल रूप से सभी व्यंजनों में शामिल होती है। जैसे कल, तो क में भी अ की साउंड शामिल है और ल में भी। फिर है आ, इसका साइन फॉर मात्रा राइट साइड पर, यानी लेटर के राइट साइड पर लगता है। जैसे काला, तो का के साथ आ की मात्रा लगी हुई है ना, ऐसे ही ल के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार छोटी ई की मात्रा अक्षर यानी लेटर के लेफ्ट साइड से लगती है। बड़ी ई बीन है ना, तो ये देखिए आप। देन है आपका छोटा ऊ, जो आपके वर्ण के नीचे लगाया जाता है और जिस मात्रा को हम लेफ्ट साइड टर्न करते हैं। जैसे धुल, कपड़े धुल गए हैं। देन है बड़ा ऊ, इसको हम राइट साइड पर टर्न करते हैं। जैसे धूल, तो ध पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है। ठीक उसी प्रकार से देन है नेक्स्ट ए, जिसमें हम शिरोरेखा के ऊपर यानी शब्द की लाइन के ऊपर सिंगल मात्रा के रूप में लगाते हैं। जैसे बेर शब्द दिया हुआ है, केला शब्द है। नेक्स्ट है ऐ, इसको हम शब्द के ऊपर 2 मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे बैर। नेक्स्ट है आपका स्वर ओ, और इसका मतलब है तरफ। आप नदी की ओर देखो, मतलब नदी की तरफ देखो। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, ये इसका चिन्ह आपको दिया हुआ है सामने। औ, औ में और। ठीक है, आप और मैं बाजार चलेंगे, तो और यानी कि जिसको हम कनेक्टिंग वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये आपको सब मात्राएं क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद का जो आपका है थोड़ा सा भाग और करा लेते हैं। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे हैं स्वरों को बोलते समय जब हवा नाक और मुंह से निकलती है
तो अनुनासिक स्वर हैं, जैसे हंसी, ठीक है, सिंचाई। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये ई के ऊपर चांद बिंदु दिया हुआ, तो सिंचाई वर्ड में हमने केवल मात्रा के साथ बिंदी यानी अनुस्वार चिन्ह का इस्तेमाल किया। तो उसमें जब मात्रा भी होती है और चंद्र बिंदु भी होता है, तब हम सिर्फ इस बिंदु चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देन है अयोगवाह। अयोगवाह में अंग और अह आते हैं, ठीक है। आप इसके चिन्ह देखिए, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी और अह का लेटर के पीछे, ठीक है, 2 बिंदु। इसे हम विसर्ग कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अंग के बारे में, ठीक। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों के अंत में अंग तथा अह आते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। दोनों का उच्चारण अ के बिना नहीं हो सकता है, अतः अ के योग से वहन के कारण इन्हें अयोगवह कहते हैं। इनकी स्थिति स्वर तथा व्यंजन के मध्य की है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। देन है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। धीरे धीरे हिंदी में इसका प्रयोग कम हो रहा है। दुख को यानी जिसमें विसर्ग यूज हुआ करता था, लेकिन अब आप उसको विसर्ग के बिना भी लिखते हैं, ठीक है। देन है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से। मात्रा होने के कारण यह स्वरों के साथ लिखा जाता है, किंतु यह व्यंजन के प्रथम 5 वर्गों के अंतिम अक्षर का स्वर रहित रूप है। मतलब जो लास्ट लेटर है कवर्ग चवर्ग का, तो उसका अंतिम अक्षर है और स्वर रहित रूप होता है। यह पंचम वर्णों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम वर्ण जब अपने वर्ग के किसी व्यंजन के पहले जुड़ता है, तब उसे अनुस्वार द्वारा लिखा जाता है। जैसे रंग शब्द है, मंच शब्द है, घंटी शब्द है। अब बेसिकली क्या है बेटा कि आजकल जब टाइपिंग होती है और लेखन कार्य किया जाता है, तो हम इसको जो पूर्व रूप दिया हुआ है उस तरह से लिखते हैं। जब 2 पंचम वर्ण साथ आते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, ये भी इसका नियम है। य, व, ह के पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पंचम वर्ण ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्य, पुण्य, इन्हें, कन्हैया आदि। श और षटकोण वाला श, इसके पहले ही अनुस्वार ही लगाया जाता है, जैसे अंश, वंश। सम उपसर्ग से बने हुए शब्दों में म हलंत के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे संवाद। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगे शब्दों में अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना सिंचाई वर्ड में, मतलब अगर मात्रा भी है तो हम केवल बिंदी इस्तेमाल करते हैं, चांद को हटा देते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार तथा अनुनासिक में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो उसमें क्या अंतर है वो हम पढ़ते हैं। अनुस्वार अंग, इया, अण, न, म 5 वर्णों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो व्यंजन है, तथा अनुनासिक स्वरों का गुण है, ठीक है। दोनों भिन्न है, जैसे हंस, हंस। तो यहाँ पर एक जगह पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग है और एक जगह पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। आई होप बच्चों कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, वरना हम क्लास में पढ़ेंगे तब आप पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।